विज्ञान भवन में 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 20 बच्चों के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया है। और इस अवसर पर पीएम मोदी ने बताया जा रहा है कि पुरस्कृत बच्चों से ही संवाद भी किया है और राष्ट्रीय बाल पुरस्कार उन बच्चों को दिया गया है जिन्होंने वीरता और कला और संस्कृत, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक सेवा, विज्ञान और इसके साथ ही प्रौद्योगिकी और खेल जैसे क्षेत्रों में ही असाधारण उपलब्धियां हासिल की है। आज देश वीर बाल दिवस मना रहा है। अभी वंदे मातरम की इतनी सुंदर प्रस्तुति हुई है। आपकी मेहनत नजर आ रही है। साथियों, आज हम उन वीर साहिबजादों को याद कर रहे हैं जो हमारे भारत का गौरव है, जो भारत के अदम्य साहस, शौर्य, वीरता की पराकाष्ठा है। वो वीर साहिबजादे जिन्होंने उम्र और अवस्था की सीमाओं को तोड़ दिया, जो क्रूर मुगल सल्तनत के सामने ऐसे चट्टान की तरह खड़े हुए कि मजहबी कट्टरता और आतंक का वजूद ही हिला गया। जब भी 26 दिसंबर का ये दिन आता है तो मुझे ये तसल्ली होती है कि हमारी सरकार ने साहिबजादों की वीरता से प्रेरित वीर बाल दिवस मनाना शुरू किया। बीते 4 वर्षों में वीर बाल दिवस की नई परंपरा ने साहिबजादों की प्रेरणाओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाया है। वीर बाल दिवस ने साहसी और प्रतिभावान युवाओं के निर्माण के लिए एक मंच भी तैयार किया है। हर साल जो बच्चे अलग अलग क्षेत्रों में देश के लिए कुछ कर दिखाते हैं, उन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। इस बार भी देश के अलग अलग हिस्सों से आए 20 बच्चों को ये पुरस्कार दिए गए हैं। ये सब हमारे बीच में है। अभी उनसे काफी गप्पे गोष्ठी करने का मौका मिला और इनमें से किसी ने असाधारण बहादुरी दिखाई है, किसी ने सामाजिक सेवा और पर्यावरण के क्षेत्र में सराहनीय काम किया है। इनमें से कुछ विज्ञान और टेक्नोलॉजी में कुछ इनोवेट किया है, तो कई युवा साथी खेल, कला और संस्कृति के क्षेत्र में योगदान दे रहे हैं। नई दिल्ली में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को और मजबूत करने की दिशा में एक अहम पहल देखने को मिली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए द्वारा आयोजित काउंटर टेररिज्म और कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया है। इस सम्मेलन का मकसद देश के सामने मौजूद आतंकवाद की चुनौतियों और नए उभरते खतरों और उसमें निपटने की ही
रणनीतियों पर गहन मंथन करना है। सम्मेलन में देश भर से सुरक्षा एजेंसियों द्वारा जांच एजेंसियां और खुफिया तंत्र के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हो रहे हैं। आतंकवाद के बदलते स्वरूप, सीमा पार से हो रही साजिशें, कट्टरपंथी नेटवर्क और फंडिंग और टेक्नोलॉजी के दुरुपयोग जैसे मुद्दों पर इस कॉन्फ्रेंस में विस्तार से चर्चा की जा रही है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की पहली पुण्यतिथि पर नई दिल्ली के 24 अक्टूबर रोड पर ही अकबर रोड पर ही मौजूद उनके आवास पर पुष्पांजलि अर्पित की है। कांग्रेस पार्टी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह की पहली पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है और कांग्रेस ने ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व ने ही भारत की अर्थव्यवस्था और लोकतंत्र को मजबूती दी। पार्टी ने लिखा है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की पुण्यतिथि पर हम ईमानदारी, विनम्रता और दूरदर्शिता वाले एक महान राजनेता को याद करते हैं। उनके नेतृत्व ने भारत की अर्थव्यवस्था और लोकतंत्र को मजबूत किया है। उस प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि जिन्होंने निस्वार्थ भाव से और दृढ़ संकल्प के साथ देश की सेवा की है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने गोवा में स्वच्छता अभियान में भाग लिया और स्वच्छता नागरिक उत्तरदायित्व और स्वच्छता बनाए रखने में ही जन भागीदारी के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने साफ सुथरा वातावरण सिर्फ स्वास्थ्य ही के लिए नहीं बल्कि हमारी संस्कृति और जीवन शैली के लिए जरूरी है, ऐसा कहा। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आम जनता को स्वच्छता बनाए रखने में सक्रिय भूमिका निभाने की भी अपील की और बताया कि जन भागीदारी के बिना कोई अभियान सफल नहीं हो सकता। ये पहल हमें ये संदेश देती है कि न्यायपालिका भी समाज सुधार के लिए आगे आ सकती है। असम की राजनीतिक हलचल गुवाहाटी में देखने को मिली है। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन और असम बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने गुवाहाटी एयरपोर्ट से भव्य रोड शो की शुरुआत कर दी है और इस रोड शो में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए, जिससे राजनीतिक उत्साह और जोश का माहौल बन गया। बीजेपी नेतृत्व ने जनता के बीच पहुंचकर विकास और पार्टी की नीतियों का संदेश दिया और आगामी चुनाव को लेकर अपनी ताकत का भी परिचय दिया है। ये रोड शो असम की सियासत में नया उत्साह और सक्रियता का प्रतीक बन गया है। गुरु गोविंद सिंह जी की 359वीं जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने श्रद्धालुओं के लिए सरकार की ओर से लगाए गए मुफ्त सेवा शिविरों का निरीक्षण किया। इस दौरान ही मुख्यमंत्री ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अधिकारियों को श्रद्धालुओं की सुविधाओं को लेकर आवश्यक निर्देश भी दिए गए। सरकार की ओर से चलाए जा रहे इन कैंपों का उद्देश्य जयंती समारोह में पहुंचे श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना है। तो गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर निरीक्षण किया गया है। आपको बता दें कि पटना से खबर है जहां पर गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती पर यह निरीक्षण किया गया। श्रद्धालुओं के कैंप सीएम नीतीश पहुंचे और जहां पर यह निरीक्षण किया गया है, श्रद्धालुओं का हालचाल जाना गया है। इसके साथ ही उन्हें कोई असुविधा ना हो, इसके लिए भी उनसे बातचीत की गई है। वहीं पर श्रद्धालुओं के कैंप पर सीएम पहुंचे हैं, जहां पर उन श्रद्धालुओं से उन्होंने साफ तौर पर बातचीत की और इसके साथ ही मुफ्त सेवा का किस तरीके से श्रद्धालु आनंद ले रहे हैं उसके बारे में भी जाना है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, राज्य बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बदौली और विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने डबल
ओलंपिक पदक विजेता भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा और हिमानी के विवाह स्वागत समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों ने दंपति को सुखमय वैवाहिक जीवन की शुभकामनाएं दी हैं। कार्यक्रम में खेल जगत, राजनीतिक क्षेत्र और समाज के कई प्रतिष्ठित लोग भी मौजूद रहे। स्वागत समारोह भव्य और हर्षोल्लास के साथ ही पूर्ण हुआ और वातावरण संपन्न देखने को मिला। यहाँ पर हरियाणा की राजनीति और जनता की उम्मीद फिर से चर्चा में है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राखी गढ़ी महोत्सव 2025 को संबोधित करते हुए जनता के सामने अपने विचार रखे। उन्होंने कहा है कि राखी शाहपुर पंचायत से उन्हें एक प्रस्ताव मिला है जिसमें कि 5 अहम मांगे शामिल है। सीएम ने स्पष्ट किया है कि ये मांगे संबंधित विभागों को भेजी जाएंगी और उन्हें पूरा करवाने के लिए हर संभव कदम उठाया जाएगा। उन्होंने अपने घोषणा पत्र के वादों को भी याद करते हुए कहा कि जनता की सेवा और विकास हमारी प्राथमिकता है और सीएम सैनी का यह संदेश हरियाणा की जनता के लिए भरोसे और उम्मीद का प्रतीक है। मातृशक्ति यहाँ और राखी शाहपुर इस पंचायत का भी मुझे रेजुलेशन मिला है। इसमें भी 5 मांगे वो लिखी गई हैं। इन मांगों को भी विभाग से भेज करके इनको पूरा करवाने का काम करेंगे और दोनों पंचायतों को मैं 21-21 लाख रुपया आज अलग से दे करके जाता हूं और मैं अंत में इस 3 दिवसीय महोत्सव के भव्य आयोजन के लिए आयोजकों की पुनः मैं बहुत मैं सराहना भी करता हूं, उनको बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं। हमारी मातृशक्ति यहाँ बैठी है। मेरा आप लोगों से आग्रह भी है कि हमने एक जो अपने मांग पत्र के अंदर कहा था, जिसका जिक्र भी हमारे विधायक महोदय ने किया था कि हमने जब विधानसभा के अंदर चुनाव लड़ा था 217 संकल्प लिए थे। आपसे 217 वायदे हमने हरियाणा प्रदेश के लोगों से किए थे, जिसमें से 53 हमने पूरे कर दिए। और राखी शाहपुर इस पंचायत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल जिला मुख्यालय के मल्लीताल में मौजूद गुरुद्वारे में पहुंचकर माथा टेका और वीर बाल दिवस के अवसर पर दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी की और उनके चारों साहिबजादों बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह और बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की शहादत को श्रद्धापूर्वक ही नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि गुरु गोविंद सिंह जी के चारों साहिबजादों का बलिदान केवल भारत के इतिहास में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व इतिहास में साहस, धर्म, निष्ठा और त्याग का एक अनुपम और अनोखा अध्याय है। मुख्यमंत्री धामी ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा साहिबजादों की शहादत को सम्मान देने हेतु ही वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा उनके बलिदान को सच्ची श्रद्धांजलि है। ये निर्णय आने वाली पीढ़ियों तक साहिबजादों की वीरता, शौर्य और पराक्रम की गाथाओं को जीवंत बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादों साहिबजादा अजीत सिंह जी और इसके साथ ही साहिबजादा जुझार सिंह जी और साहिबजादा जोरावर सिंह जी, साहिबजादा फतेह सिंह जी, विशेष रूप से छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की अदम्य वीरता और बलिदान की स्मृति में ही समर्पित विशेष दिन को ही आज पूरा देश वीर बाल दिवस के रूप में मना रहा है। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस विशेष अवसर पर राजधानी भोपाल के अमेदिया रोड पर मौजूद गुरुद्वारे पर पहुंचे, जहां पर मत्था टेका और इस मौके पर सीएम ने गुरुद्वारा परिसर में साहिबजादों के ही जीवन, त्याग और वीरता आधारित चित्र प्रदर्शनी को देखा और प्रशंसा की।
खबर गुजरात से है, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने वासराई में 4 दिवसीय राष्ट्रीय जनजातीय व्यापार मेले का उद्घाटन किया। इस मेले का उद्देश्य जनजातीय कारीगरों, उत्पादों और पारंपरिक शिल्प को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना है। 4 दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में देश भर से जनजातीय समुदायों की भागीदारी देखने को मिलेगी। तो आपको बता दें कि इस मेले में काफी ज्यादा रश भी देखने को मिल सकता है। और इसके साथ ही चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां पर देश के कई हिस्सों में शीतलहर और घने कोहरे का प्रकोप जारी है, जिससे कि जनजीवन प्रभावित हो रहा है। और वहीं पर आपको बता दें कि कुछ इलाकों में ठंड के बावजूद पर्यटन गतिविधियों में बढ़ोतरी भी देखने को मिल रही है। जम्मू कश्मीर में शीतलहर और कोहरे का असर बना हुआ है। नव वर्ष से पहले शहर में पर्यटकों की संख्या में इजाफा दर्ज किया गया है। ठंड के बीच में पर्यटक डल झील में ही शिकारा सवारी का आनंद लेते नजर आए हैं। हरियाणा में सुबह घना कोहरा छाया रहा, जिससे कि दृश्यता प्रभावित हुई है। वहीं पर मौसम विभाग के अनुसार ही करनाल में आज न्यूनतम तापमान 10.0 डिग्री सेल्सियस और इसके साथ ही आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की बात करें तो शीतलहर और घने कोहरे का असर देखने को मिला है, जहां पर ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा लेते नजर आए हैं। वहीं पर मौसम विभाग ने आज संभल में ही न्यूनतम तापमान 9.6 डिग्री सेल्सियस रह सकता है और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्मोक की मोटी परत छाई हुई है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि ढोला कुआं इलाके के सामने आए वीडियो में प्रदूषण साफ नजर आया, जहां पर CPCB के अनुसार ये AQI बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। पश्चिम बंगाल में भी शीतलहर और घना कोहरा बना हुआ है। वहीं पर बिहार की बात करें तो बिहार की राजधानी पटना में भी ठंड कोहरे ने ही लोगों की मुश्किलें बढ़ाकर रख दी हैं। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक उत्तर भारत के कई हिस्सों में ठंड और कोहरे से बने रहने की यहाँ पर संभावना है, जो वो देखने को साफ तौर पर मिलेगी। ऐसा अलर्ट जारी किया गया है। पाकिस्तान की राजनीति से जुड़ी एक गंभीर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता पैदा करने वाली खबर सामने आई है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी की जेल में ही हिरासत को लेकर संयुक्त राष्ट्र ने कड़ा रुख अपनाया है। आरोप है कि बुशरा बीबी को अडियाला जेल में ही ऐसी अमानवीय परिस्थितियों में रखा गया जो न केवल अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों का उल्लंघन है, बल्कि उनकी जान के लिए भी एक खतरा बन सकती है। क्या है वो हालात जिन पर संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान को फटकार लगाई है? आइए विस्तार से देखते हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बेगम बुशरा बीबी लंबे समय से जेल में बंद हैं। इमरान खान की बीवी बुशरा खान को ऐसी परिस्थितियों में हिरासत में रखा गया है जिससे उनकी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र ने बुशरा बीबी की सेहत को लेकर गंभीर चिंता जताई है और कहा है कि अधिकारियों से स्थिति से निपटने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं। दरअसल संयुक्त राष्ट्र में मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में पाकिस्तान की सरकार को लताड़ लगाई गई है और परिस्थितियां सुधारने की हिदायत दी गई है। उन्होंने कहा है कि राज्य का ये दायित्व है कि बुशरा बीबी खान के स्वास्थ्य की रक्षा हो और मानवीय गरिमा के अनुकूल हिरासत की स्थितियों को सुनिश्चित किया जाए। स्वास्थ्य एवं मानव संसाधन मंत्रालय की तरफ से जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक बुशरा बीबी खान को वर्तमान में अडियाला जेल में एक छोटी हवा रहित कोठरी में रखा गया है, जो कथित तौर पर गंदी, अत्यधिक गर्म और कीड़े मकोड़ों और चूहों से भरी हुई है। बिजली कटौती के कारण कोठरी में अंधेरा छाया हुआ रहता है। उन्हें कथित तौर पर दूषित पीने के लिए पानी और अत्यधिक मिर्च पाउडर के कारण अखाद्य भोजन दिया जाता है। इसी वजह से उनका वजन करीब 15 किलोग्राम घटा है। ऐसे में आरोप ये भी है कि बुशरा बीबी खान को ऐसी परिस्थिति में रखा गया है जिससे उनको बार बार संक्रमण हो जाया करते हैं, बेहोशी के दौरे पड़ने लगते हैं और दांत में फोड़ा और पेट का अल्सर जैसी चिकित्सा संबंधी जटिलताएं उनके साथ सामने आ रही हैं। ऐसी स्थितियां न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय मानकों से बहुत नीचे हैं। किसी भी कैदी को अत्यधिक गर्मी, दूषित भोजन या पानी या ऐसी स्थितियों के संपर्क में नहीं आना चाहिए जो पहले से मौजूद स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ा सकती हैं। संयुक्त राष्ट्र की यातना पर विशेष प्रतिवेदक एलिस जिल एडवर्ड्स ने कहा है कि ऐसी स्थितियां न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय मानकों से बहुत नीचे हैं। किसी भी कैदी को अत्यधिक गर्मी, दूषित भोजन या पानी या फिर ऐसी स्थितियों के संपर्क में नहीं आना चाहिए जो पहले से मौजूद स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ा सकते हैं।
संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में ये भी कहा गया है कि रिपोर्ट से ये संकेत मिलता है बुशरा बीबी खान को अक्सर दिन में 22 घंटे से ज्यादा तक लगभग एकांत में ही रखा जाता है। कभी कभी 10 दिनों से अधिक की अवधि के लिए बिना व्यायाम, पठन सामग्री, कानूनी सलाह, परिवार के सदस्यों से मिलने या फिर उनके निजी चिकित्सकों तक पहुंच के अधिकारियों को ये सुनिश्चित करना होगा बुशरा बीवी को अपने वकीलों से संवाद करने और परिवार के सदस्यों से मिलने की सुविधा मिले और हिरासत के दौरान उन्हें सार्थक मानवीय संपर्क प्राप्त हो सके। बुशरा बीवी की हिरासत को लेकर उठे ये सवाल महज एक व्यक्ति की सेहत तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे न्यायिक और कारागार तंत्र की पारदर्शिता पर भी गंभीर सवाल खड़ा करते हैं। संयुक्त राष्ट्र की चेतावनी के बाद अब नजरें पाकिस्तान सरकार पर टिकी हुई हैं कि क्या वो अंतर्राष्ट्रीय दबाव को गंभीरता से लेते हुए बुशरा बीवी की हिरासत की परिस्थितियों में सुधार करेगा या नहीं। मानवाधिकारों की रक्षा किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की बुनियाद होती है और ऐसे में जब ये मामला आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए एक बड़ी परीक्षा साबित होगा तो फिर क्या हालात होंगे ये अभी कहना फिलहाल नामुमकिन है। पाकिस्तान इस वक्त अपने इतिहास के सबसे बड़े आर्थिक दबाव में है। IMF से कर्ज की अगली किश्त पाने के लिए अब पाकिस्तान अपनी पहचान माने जाने वाली सरकार एयरलाइंस PIA को बेचने जा रहा है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना ही नहीं और कई सवाल भी इसको लेकर खड़े हो रहे हैं कि PLA के पीछे ही पाकिस्तान आर्मी क्या खेल खेल रही है और क्यों आखिरी वक्त पर फौजी रिलायंस पीछे हटी और क्या पर्दे के पीछे सेना फिर से सिस्टम पर कंट्रोल चाहती है। देखिए इस रिपोर्ट। एयरलाइंस PIA बिक्री के लिए तैयार। IMF लोन की अगली किस्त दांव पर। पाक आर्मी की परोक्ष एंट्री, प्राइवेटाइजेशन या पावर गेम। IMF की शर्त, बेचो PIA तभी मिलेगा कर्ज। पाकिस्तान की हालत इस वक्त इतनी खराब है कि उसे अपनी सरकारी एयरलाइंस तक बेचनी पड़ रही है। PIA पिछले 20 सालों से घाटे में है। करीब 78,000 करोड़ पाकिस्तानी रुपए का कर्ज, हर साल हजारों करोड़ का नुकसान। IMF ने साफ कह दिया, जब तक घाटे में चल रही सरकारी कंपनियों का निजीकरण नहीं होगा तब तक कर्ज की अगली किस्त नहीं मिलेगी। यही वजह है कि 23 दिसंबर को PIA की 100% हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। PIA की तबाही की पूरी कहानी। PIA की गिरावट सिर्फ पैसों की नहीं रही। 2020 से कराची विमान हादसे में एयरलाइंस की साख खत्म कर दी। 96 लोगों की मौत और जांच में खुलासा 260 से ज्यादा पायलटों के लाइसेंस फर्जी या संदिग्ध। नतीजा ये हुआ कि यूरोप, अमेरिका और ब्रिटेन ने PIA पर बैन लगा दिया। सबसे ज्यादा कमाई वाले इंटरनेशनल रूट बंद, कमाई घटी, खर्च बढ़ा और एयरलाइंस पूरी तरह डूबती चली गई। कौन खरीदना चाहता है PIA? लकी सीमेंट लिमिटेड, आरिफ हबीब कॉर्पोरेशन, एयर ब्लू प्राइवेट लिमिटेड। तीनों कंपनियां 23 दिसंबर को सीलबंद लिफाफे में बोली देंगी। सबसे ज्यादा कीमत देने वाली कंपनी को PIA का कंट्रोल मिलेगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पाक आर्मी की एंट्री क्यों संदिग्ध? PIA खरीदने की रेस में पहले फौजी फर्टिलाइजर कंपनी भी थी। ये वही कंपनी है जिस पर पाक आर्मी और आर्मी चीफ आसिम मुनीर का सीधा असर माना जाता है। लेकिन आखिरी वक्त पर फौजी फर्टिलाइजर ने बयाना राशि जमा नहीं की और बोली से बाहर हो गई। पाक मीडिया के मुताबिक फौजी फर्टिलाइजर बोली जीतने वाली कंपनी के साथ पार्टनरशिप में आ सकती है, यानी सीधे नहीं लेकिन फिर भी आर्मी के हाथ में होगा। पाकिस्तान आर्मी बिजनेस एम्पायर, फौजी फाउंडेशन, $5.9 बिलियन वेन्यू, सीमेंट और फर्टिलाइजर, तेल, बैंकिंग, हाउसिंग, 8 शहरों में डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी, 2 लाख करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी। पाकिस्तान। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।